नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत। भारत की पहचान और विविधता में गहरी डुबकी। आज हम चर्चा करेंगे गोवा पर। गोवा नाम सुनते ही अक्सर बीचेस, पार्टियां, मजेदार छुट्टियों की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम वही इमेज आती है। धूप, समंदर, मस्ती। लेकिन भारत का ये सबसे छोटा राज्य एरिया के हिसाब से सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका एक बहुत गहरा दिलचस्प इतिहास है। एक यूनिक कल्चर है जो भारतीय और पुर्तगाली इन्फ्लुएंसेस का एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड है। बिल्कुल, गोवा की कहानी वाकई बहुत परतदार है। ये सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास और संस्कृतियों के संगम का गवाह है। ये प्राचीन भारतीय राजवंशों का हिस्सा रहा, फिर लगभग 450 साल तक एक पोर्चुगीज कॉलोनी रहा और आज़ादी के बाद भारत का एक अभिन्न अंग बना। हाँ, आज हम गोवा की इसी यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इसके इतिहास, भूगोल, लोग, संस्कृति, अर्थव्यवस्था से लेकर इसकी कुछ ऐसी बातों तक जो इसे पूरे भारत में एकदम अनोखा बनाती हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम गोवा को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह ना देखें, बल्कि इसकी पूरी पहचान को समझें। तो चलिए, इसकी कहानी की शुरुआत इसके इतिहास से करते हैं। इसका जिक्र तो काफी पुराना है, मौर्य साम्राज्य तक जाता है। हाँ बिल्कुल, 3री सदी ईसा पूर्व मतलब 3rd सेंचुरी BCE में ये सम्राट अशोक के विशाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इसकी स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन की वजह से ये हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा। मौर्यों के बाद सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट जैसे कई दक्षिण भारतीय राजवंशों ने यहाँ राज किया। फिर मध्यकाल में कदम्ब राजवंश आया, 10वीं से 14वीं सदी तक। उन्होंने गोवा को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में उभारा। चंद्रपुर, आज का चांदोर, उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो कदम्बों के बाद सत्ता बदली। ये पुर्तगालियों के आने से पहले का दौर था। हाँ, 14वीं सदी के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा। फिर 1469 के आसपास बहमनी सल्तनत ने गोवा पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ये बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के नियंत्रण में आया। इस दौर में भी ये एक अहम पोर्ट बना रहा, खासकर घोड़ों के व्यापार के लिए। घोड़ों का व्यापार, अच्छा। हाँ, लेकिन गोवा के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब यूरोपीय ताकतें यहाँ पहुंची। और वो थे पुर्तगाली, जो 1510 में आए, एडमिरल अफोंसो द अल्बुर्के के नेतृत्व में। ये गोवा के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था, जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल सही। यहाँ से गोवा में 451 साल लंबे पुर्तगाली शासन की शुरुआत हुई, जो भारत में किसी भी यूरोपीय शक्ति का सबसे लंबा शासन था। 451 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और इस दौर ने गोवा के समाज, वास्तुकला, धर्म, भाषा, खान-पान, संगीत, मतलब हर पहलू पर गहरा और अमिट प्रभाव डाला। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने पूर्वी साम्राज्य इस्ताओ दा इंडिया की राजधानी बनाया। उन्होंने यहाँ ईसाई धर्म का जोर शोर से प्रचार किया, कई बार काफी आक्रामक तरीके से भी। गोवा इंक्विजिशन। हाँ, खासकर गोवा इंक्विजिशन के दौरान, जो 1560 से 1812 तक चला। वो धार्मिक शुद्धता बनाए रखने और धर्मांतरण के लिए एक कह सकते हैं कि काफी क्रूर दौर था। इसी दौर में वो शानदार चर्च और कैथेड्रल भी बने जो आज गोवा की पहचान है। हाँ, पुर्तगालियों ने भव्य चर्च, कैथेड्रल्स और कॉन्वेंट बनवाए, ज्यादातर यूरोपियन बरोक स्टाइल में। बरोक स्टाइल मतलब वो बहुत सजावटी वाला। हाँ, वो भव्य अलंकृत शैली जिसमें काफी सजावट और नाटकीयता होती है। ओल्ड गोवा या वहला गोवा में मौजूद इनमें से कई इमारतें आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बिल्कुल, जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हैं, और से कैथेड्रल भी। इसी लंबे इंटरैक्शन के दौरान एक अनोखी इंडो पोर्चुगीज संस्कृति विकसित हुई, जो खान-पान से लेकर संगीत और रहन-सहन तक बाकी भारत से काफी अलग है। ये दिलचस्प है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा तुरंत आज़ाद नहीं हुआ। पुर्तगाल इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। सही कहा। ये बात कई लोगों को शायद विस्तार से पता ना हो। भारत सरकार ने आज़ादी के बाद कई सालों तक पुर्तगाल से डिप्लोमेटिक बातचीत की, गोवा, दमन और द्वीप को सौंपने का आग्रह किया। लेकिन वो माने नहीं। नहीं, पुर्तगाल इन्हें अपना अभिन्न अंग मानता था। आखिरकार जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। और ये ऑपरेशन काफी तेजी से सफल रहा। हाँ, महज 36 घंटों के सैन्य अभियान के बाद पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा, दमन और द्वीप आजाद हो गए। तो आजादी मिल गई 1961 में। हाँ, लेकिन शुरुआत में इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर
एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने में काफी समय लगा। अच्छा, तो ये तुरंत राज्य नहीं बना था? नहीं, गोवा मुक्ति के बाद भी लगभग 2.5 दशक तक यूनियन टेरिटरी रहा। ओहो, इतना लंबा। हाँ, आखिरकार 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 25वां राज्य बना। दमन और दीव को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये गोवा के आधुनिक इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। इतिहास की ये परतें वाकई गोवा को एक खास पहचान देती हैं। अब अगर इसके भूगोल की बात करें तो ये भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण क्षेत्र में बसा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। इसका कोस्टलाइन लगभग 105 किलोमीटर का है, जो इसके छोटे आकार को देखते हुए काफी लंबा है। हाँ, और गोवा का लैंडस्केप जितना छोटा है उतना ही वेरिएड भी है। इसे मोटे तौर पर 3 भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है पश्चिमी कोस्टल बेल्ट, जहां रेतीले बीचेस, नदियों के मुहाने यानी एस्चुअरीज, जहां नदी समुद्र से मिलती है। हाँ, जहां खारा और मीठा पानी मिक्स होता है। अक्सर ये अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह बनाते हैं। ये वही इलाका है जो टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। दूसरा हिस्सा है सेंट्रल प्लेटो, जो थोड़ा ऊंचा है और जहां लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, वो लाल रंग की मिट्टी। अच्छा। और तीसरा हिस्सा है पूर्वी हाईलैंड्स, जो असल में पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट्स का ही हिस्सा है। यहाँ घने जंगल, जैव विविधता और ऊंची चोटियां हैं। गोवा की सबसे ऊंची चोटी सोनसोगोर यही है, जिसकी ऊंचाई करीब 1167 मीटर है। तो गोवा सिर्फ बीचेस नहीं बल्कि पहाड़ और जंगल भी समेटे हुए। बिल्कुल। और नदियां, मांडवी और जुआरी का नाम तो बहुत सुना है। क्या ये गोवा की लाइफलाइन जैसी हैं? बिल्कुल, मांडवी और जुआरी गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं। ये राज्य के बीच से बहती हैं और राजधानी पणजी के पास मिलकर एक बड़ा एस्चुरी बनाती हैं, जो मोर्मुगांव बंदरगाह के लिए एक नेचुरल हार्बर का काम करता है। अच्छा। इनके अलावा तेरेखोल, चपोरा, गालगीबाग जैसी कई और छोटी नदियां भी हैं जो गोवा की हरियाली और पानी की जरूरतें पूरी करती हैं। और क्लाइमेट कैसा रहता है? जहां तक क्लाइमेट का सवाल है, ये टिपिकल ट्रॉपिकल मॉनसून है। मार्च से मई तक गर्म और ह्यूमिड गर्मी, तापमान 33-35 डिग्रीज तक। जून से सितंबर तक भारी मॉनसून बारिश होती है। साल की लगभग 90% बारिश इसी दौरान, करीब 2500-3000 mm। काफी ज्यादा बारिश। हाँ, जो खेती के लिए जरूरी है। और अक्टूबर से फरवरी तक मौसम सुहावना और सूखा रहता है। तापमान 20 डिग्रीज से 32 डिग्रीज के बीच। यही पीक टूरिस्ट सीजन भी होता है। समझ गया। अब यहाँ रहने वाले लोगों की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी करीब 1.46 मिलियन थी। छोटा राज्य होने के बावजूद पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक ठाक है, 394 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और एक बात जो गोवा को खास बनाती है वो है इसका हाई लिटरेसी रेट, 87.4%। हाँ, ये भारत के सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट्स में से एक है। और करीब 62% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। बिल्कुल। और गोवा की एक और बड़ी खासियत है इसकी धार्मिक विविधता और सद्भाव। यहाँ लगभग 66% आबादी हिंदू है, जबकि करीब 25% ईसाई हैं। 25% ईसाई, ये तो काफी ज्यादा है भारत के हिसाब से। हाँ, ये ईसाई आबादी का प्रतिशत भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है, जो सीधे तौर पर पुर्तगाली इतिहास का नतीजा है। इसके अलावा लगभग 8% मुस्लिम और 1% अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। ये धार्मिक मेलजोल, ये प्लूरलिज्म गोवा के रोजमर्रा के जीवन और संस्कृति में झलकता है और एक यूनिक कल्चरल सिंथेसिस बनाता है। और भाषा, जहां तक मुझे पता है, कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज है और देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ, कोंकणी गोवा की राजभाषा है और इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। गोवा में इसे मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी काफी आम है, खासकर ईसाई समुदाय में और पुरानी पीढ़ी के लोगों में। अच्छा। कोंकणी के अलावा मराठी भी काफी बोली और समझी जाती है, खासकर उत्तरी गोवा में महाराष्ट्र से सटे होने के कारण। हिंदी तो पर्यटन और मीडिया की वजह से व्यापक रूप से समझी और बोली जाती है। हाँ, वो तो है। इंग्लिश का इस्तेमाल टूरिज्म, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन और उच्च शिक्षा में बहुत आम है। पोर्चुगीज अब बहुत कम लोग बोलते हैं, ज्यादातर पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग या फिर चर्च की कुछ सेवाओं में ही सुनाई देती है।
और सीमावर्ती इलाकों में कन्नड़। हाँ, कर्नाटक सीमा से लगे इलाकों में कन्नड़ भी बोली जाती है। ये बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंग्विज्म गोवा की मिलीजुली सांस्कृतिक विरासत का एक और प्रमाण है। ये सांस्कृतिक विविधता यहाँ के त्योहारों और परंपराओं में भी खूब झलकती होगी। लगता है गोवा में साल भर उत्सव का माहौल रहता है। सही कहा, फेस्टिवल्स गोवा की जान है। हिंदू त्योहारों में गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा पर्व है, जो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, सुना है मैंने। दिवाली भी मनाई जाती है और एक खास त्योहार है शिग्मो। ये गोवा का वसंत उत्सव या होली जैसा त्योहार है। इसमें पारंपरिक लोक नृत्यों और संगीत के साथ रंगारंग झांकियां मतलब फ्लोट्स निकाली जाती हैं। अच्छा, और क्रिश्चियन फेस्टिवल्स? क्रिश्चियन फेस्टिवल्स में क्रिसमस का जश्न देखने लायक होता है। पूरा गोवा सज जाता है। कार्निवल, जो लेंट से पहले मनाया जाता है, अपनी परेड और किंग मोमो के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किंग मोमो? हाँ, वो तो बड़ा फेमस है। और ओल्ड गोवा में हर साल दिसंबर में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। और क्या कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो साझी विरासत दिखाते हैं, मतलब हिंदू और ईसाई दोनों मनाते हों? हाँ, ये गोवा की खास बात है। कुछ त्योहार और मेले ऐसे हैं जहाँ हिंदू और ईसाई दोनों समुदाय मिलकर भागीदारी करते हैं। जैसे महापसा में फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ मिरेकल्स, जिसे हिंदू मिलाग्रिस साइबिनीची जात्रा के रूप में मनाते हैं। ये गोवा के सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा अब आधुनिक फेस्टिवल्स भी गोवा की पहचान बन गए हैं, जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, जो हर साल पणजी में होता है। हाँ, IFFI। और सनबर्न जैसा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल और ग्रेप एस्केपेड जैसा वाइन फेस्टिवल भी होता है। वास्तुकला की बात करें तो पुर्तगाली बरोक चर्च तो हैं ही, लेकिन पारंपरिक गोवन घरों का आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है ना। वो लाल ढलमा छतें, बड़े बड़े बरामदे। बिल्कुल, पारंपरिक गोवन घरों का आर्किटेक्चर भी भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण है। लाल खपरेल की ढलवा छतें, जिन्हें मैंगलो टाइल्स कहते हैं, मौसम के अनुकूल होती हैं। घरों के आगे चौड़े वरामदे या बालकनी होती है, जिन्हें बेल्कोज कहते हैं, जहां लोग बैठते हैं। अच्छा, बेल्कोस। हाँ, और एक खास चीज होती है मदर ऑफ पर्ल शेल्स, मतलब सीपियों से बनी खिड़कियां, जिन्हें मेड्रोपोरा कहते हैं। सीपीयू की खिड़कियां, वो क्यों? ये रोशनी तो आने देती है, पर तेज धूप को रोकती हैं। ये घर गोवा के लैंडस्केप का एक अभिन्न हिस्सा है। ये दिलचस्प है कि पुर्तगाली प्रभाव सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं रहा। एक और दिलचस्प बात है, कुछ पुराने हिंदू मंदिरों में भी आपको क्रिश्चियन बरोक आर्किटेक्चर, खासकर उसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स का प्रभाव दिख सकता है। हिंदू मंदिरों में? वो कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुर्तगाली शासन के शुरुआती दौर में जब मंदिर तोड़े गए तो कई विस्थापित समुदायों ने बाद में सुरक्षित इलाकों जैसे पोंडा में नए मंदिर बनवाए, और उस समय के कारीगरों ने अनजाने में ही सही प्रचलित यूरोपियन शैली के कुछ तत्व अपना लिए। अच्छा, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अमीर जमींदारों के भव्य इंडो पोर्चुगीज मैंशंस भी देखने लायक है, जिनमें दोनों संस्कृतियों का संगम दिखता है। चलिए अब गोवा इस संगीत पर आते हैं। यहाँ का म्यूजिक सीन कैसा है? क्या पारंपरिक और कंटेम्पररी दोनों का अच्छा मिक्स है? हाँ, गोवा का संगीत भी इसकी संस्कृति की तरह ही विविध है। पारंपरिक लोक संगीत और नृत्यों में देखनी, फुगडी, ढालो शामिल हैं। ये अक्सर सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर खासकर महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। और एक बहुत ही यूनिक जॉनर है मांदो। ये एक तरह की धीमी रोमानी गीत गाथा है, मतलब रोमांटिक बैलेड। मांदो? हाँ, इसमें कोंकणी और पुर्तगाली संगीत और भाषा का असर साफ झलकता है। ये अक्सर शादियों और खास मौकों पर गाया जाता है। और कंटेम्पररी म्यूजिक? गोवा ट्रांस का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल, 1980s और 90s में गोवा आने वाले विदेशी हिप्पियों और पर्यटकों ने यहाँ एक नए इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जॉनर को जन्म दिया, जिसे गोवा ट्रांस या साइकेडेलिक ट्रांस कहा गया। ये दुनिया भर में मशहूर हुआ। हाँ, वो तो पूरी दुनिया में फैला। आज भी गोवा का लाइव म्यूजिक सीन बहुत वाइब्रेंट है। आपको बीचेस पर, शैक्स में, पब्स और रेस्टोरेंट्स में वेस्टर्न पॉप, रॉक, जैज से लेकर इंडियन फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तक सब कुछ सुनने को मिलेगा। संगीत गोवा की हवा में है एक तरह से। अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है। भारतीय मसालों और पुर्तगाली टेक्निक्स का वो लाजवाब फ्यूजन। एकदम सही कहा। गोवन कुजीन इसकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फिश करी राइस मतलब चितकोडी तो यहाँ का स्टेपल है, लगभग हर घर में बनता है। हाँ, वो तो क्लासिक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी खास डिशेस हैं
नॉनवेज में पोर्क विंडालू बहुत मशहूर है, जिसका नाम पुर्तगाली विन्या दालोज वाइन और गार्लिक से आया है। हालांकि गोवा में इसमें सिरका और ढेर सारे मसाले इस्तेमाल होते हैं। विंडालू मतलब सिरका और मसाले वाला? हाँ। फिर चिकन सकूती एक कॉम्प्लेक्स डिश है जिसमें कई तरह के भुने हुए मसाले और नारियल का पेस्ट पड़ता है। चिकन कैम्फ्रियल एक हरी मसालेदार ग्रिल्ड चिकन डिश है। पोर्क सरपोटेल एक खास अवसरों पर बनने वाली डिश है जिसे बनाने में समय लगता है। प्रॉन बालचाओ एक तीखा मसालेदार प्रॉन पिकल जैसा होता है। बालछाओ, हाँ सुना है। और रिचार्डो मसाला जो लाल मिर्च, सिरका और मसालों से बनता है, उसे मछलियों में भरकर फ्राई किया जाता है। वो भी बहुत पॉपुलर है। वाह, नॉनवेज तो कमाल का लगता है। वेज ऑप्शंस भी होते होंगे? हाँ, हालांकि गोवन कुजीन सी फूड और मीट के लिए ज्यादा जानी जाती है, पर वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं, जैसे खटखटे जो कई तरह की सब्जियों, दाल और नारियल से बनी एक करी होती है, या फिर अलग-अलग सब्जियों की तोंडक। ब्रेड्स में खास गोवन पाव या पोई मिलती है। और मिठाइयों में बिबिंका का नाम बहुत सुना है, वो लेयर्ड वाली। हाँ, बिबिंका तो गोवा की सिग्नेचर मिठाई है। ये नारियल के दूध, मैदे, चीनी और घी से बनी एक मल्टी लेयर्ड पुडिंग या केक जैसी होती है, जिसे बनाने में काफी धैर्य और समय लगता है। कहते हैं इसमें 7 से 16 परतें तक हो सकती हैं। 16 परतें? बाप रे। हाँ, डोडोल भी एक लोकप्रिय मिठाई है जो चावल के आटे, नारियल के दूध और गुड़ से बनती है और हलवे जैसी होती है। और ड्रिंक्स में फेनी तो जरूर होगी। कैनी के बिना गोवा अधूरा है। ये काजू या नारियल से बनी एक लोकल स्पिरिट है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अच्छा, जीआई टैग भी है, मतलब सिर्फ गोवा में ही बन सकती है? हाँ, कानूनी तौर पर। और सोल कौड़ी जो कोकम और नारियल के दूध से बना एक गुलाबी रंग का ठंडा पेय है, अक्सर खाने के साथ या बाद में पिया जाता है। डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। वाह, खाने की बात सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। चलिए अब गोवा की अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ये जानकर हैरानी होती है कि इतने छोटे से राज्य का पर कैपिटा इनकम भारत में सबसे ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन हुआ है? किन चीजों पर टिकी है यहाँ की इकोनॉमी? गोवा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिकी है: टूरिज्म, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। टूरिज्म तो सबसे प्रोमिनेंट है ही। माइनिंग, खासकर आयरन ओर का एक्सपोर्ट, पहले अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा था। हाँ, वो तो बहुत चलता था पहले। पर 2012 के बाद एनवायरमेंटल कंसर्न्स और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण इस पे काफी प्रतिबंध लगे हैं, तो इसका योगदान काफी कम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी मजबूत है। गोवा फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा हब है। अच्छा, दवाइयों का? हाँ, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ हैं। सर्विसेज सेक्टर में आईटी, फाइनेंस और हॉस्पिटैलिटी शामिल हैं। गोवा का जीडीपी ग्रोथ रेट अक्सर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रहा है, जो इसकी आर्थिक मजबूती दिखाता है। आपने माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात की। ये गोवा में एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। दशकों तक चले अनियंत्रित आयरन ओर माइनिंग ने गोवा के पर्यावरण पर गहरा असर डाला है। जंगलों का कटना, पानी के स्रोत दूषित होना, खेती की जमीन खराब होना और लैंडस्केप का बिगड़ना। ये तो गंभीर बात है। इसी वजह से सामाजिक और न्यायिक सक्रियता के चलते 2012 के बाद इस पे काफी रोक लगी। अब अगर माइनिंग दोबारा शुरू होती भी है तो उसे ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से करने का दबाव है। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है। और एग्रीकल्चर और फिशिंग का क्या योगदान है? जमीन तो काफी कम है खेती के लिए। हाँ, खेती योग्य जमीन सीमित है, लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। चावल मुख्य खाद्य फसल है और इसे खास तरह के रिक्लेम्ड कोस्टल लो लाइंग लैंड्स में उगाया जाता है, जिन्हें खाजान कहते हैं। ये एक पारंपरिक और इकोलॉजिकली सेंसिटिव खेती का तरीका है। खाजान, ये क्या होता है? ये वो जमीनें होती हैं जो समुद्र के किनारे होती हैं और जिन्हें बांध बनाकर खारे पानी से बचाया जाता है। बहुत पुराना सिस्टम है। कैश क्रॉप्स में काजू सबसे महत्वपूर्ण है। गोवा के काजू मशहूर है और इनकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी होता है। हाँ, काजू तो गोवा के फेमस हैं। नारियल, सुपारी, मसाले और फल भी उगाए जाते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री भी तटीय समुदायों की आजीविका का मुख्य आधार है। पारंपरिक मछुआरों के साथ साथ कमर्शियल ट्रॉलर्स भी काम करते हैं और गोवा से सी फूड का एक्सपोर्ट भी होता है। और टूरिज्म शायद ही आज गोवा की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है।
भारत में तो गोवा का नाम लेते ही पर्यटन का ख्याल आता है। निसंदेह टूरिज्म आज गोवा की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य की जीडीपी का लगभग 12% सीधे तौर पर पर्यटन से आता है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। कितने पर्यटक आते हैं लगभग? महामारी से पहले के आंकड़े देखें तो सालाना 8 मिलियन मतलब 80 लाख से ज्यादा पर्यटक गोवा आते थे। 80 लाख? हाँ, जिनमें 7 मिलियन से ज्यादा घरेलू और करीब 9 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक होते थे। गोवा में हर तरह के पर्यटक के लिए कुछ न कुछ है। बजट गेस्ट हाउसेस से लेकर लग्जरी रिजॉर्ट्स तक, शांत बीचेस से लेकर पार्टी हब्स तक। हाँ, ऑप्शंस बहुत हैं। हेरिटेज साइट्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैसीनोज, वेलनेस रिट्रीट्स, यहाँ विकल्पों की कमी नहीं है। इतने सारे पर्यटक आते हैं तो जरूर यहाँ कुछ प्रमुख शहर और आकर्षण के केंद्र होंगे। कौन-कौन से शहर खास हैं? हाँ, गोवा में कुछ प्रमुख शहर हैं। पणजी राज्य की राजधानी है और मांडवी नदी के किनारे ये अपने सुंदर चर्चों, सरकारी इमारतों और खासकर फॉन्टीनस इलाके के लिए जानी जाती है। फॉन्टेनस, वो लैटिन क्वार्टर? हाँ, वही, जहाँ आज भी पुर्तगाली शैली के रंगीन घर और गलियां देखने को मिलती हैं। फिर मडगांव है, जो दक्षिण गोवा का सबसे बड़ा शहर और कमर्शियल कैपिटल है, साथ ही एक प्रमुख रेलवे हब भी। वास्को डे गामा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है और गोवा का पुराना एयरपोर्ट दबोलिम इसी के पास है। अच्छा। माप्सा उत्तरी गोवा का मुख्य बाजार शहर है, खासकर अपने शुक्रवार बाजार के लिए मशहूर है। और पोंडा को टेम्पल टाउन कहा जाता है क्योंकि कई प्रमुख हिंदू मंदिर यहीं स्थानांतरित कर दिए गए थे। हाँ, वो सुरक्षित इलाका था पुर्तगाली दौर में। मंगेशी मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर। बिल्कुल वही सब। और बीचेस की बात करें तो उन्हें अक्सर नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में बांटा जाता है। सुना है दोनों का मिजाज काफी अलग है। हाँ, ये एक आम तरीका है गोवा के बीचेस को समझने का। नॉर्थ गोवा ज्यादा विकसित, कमर्शलाइज्ड और चहल पहल वाला माना जाता है। यहाँ कैलेंग्यूट, बागा, अंजुना, वैगटे और अराम्बोल जैसे लोकप्रिय बीचेस हैं। कैलेंग्यूट को तो क्वीन ऑफ बीचेस कहते हैं। हाँ, बागा अपनी नाइट लाइफ और वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। अंजुना का फ्ली मार्केट। बिल्कुल। दूसरी तरफ साउथ गोवा तुलनात्मक रूप से ज्यादा शांत, कम भीड़भाड़ वाला और प्राकृतिक सुंदरता पर फोकस करने वाला माना जाता है। यहाँ पलोलम, अगोंडा, कोलवा, बेनाओलिम और केवलोसिम जैसे बीचेस प्रमुख हैं। पलोलम अपने क्रेसेंट शेप के लिए बहुत खूबसूरत है। अगोंडा काफी शांत सुना है। हाँ, अगोंडा को प्रिस्टीन माना जाता है। तो पर्यटक अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं कि उन्हें पार्टी चाहिए या शांति। बीचेस के अलावा गोवा में इतिहास और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बहुत कुछ है। हेरिटेज साइट्स में ओल्ड गोवा का जिक्र तो हमने किया ही, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और किले, कई सारे फोर्ट्स हैं ना। हाँ, पुर्तगाली काल के कई किले गोवा के तटों की रक्षा करते थे और आज पर्यटन स्थल है। फोर्ट अगवाड़ा शायद सबसे मशहूर है, खासकर उसका लाइट हाउस। अगवाड़ा तो देखा है। चपोरा फोर्ट, वो दिल चाहता है वाला। हाँ, उसके बाद वो और भी फेमस हो गया है। अपने नज़ारों के लिए जाना जाता है। दक्षिण में काबो दे रामा फोर्ट है, जिसका इतिहास रामायण काल से जोड़ा जाता है। हालांकि वर्तमान ढांचा पुर्तगाली है। रेस मागोस फोर्ट को हाल ही में खूबसूरती से रेस्टोर किया गया है। और ट्रिरिकुल फोर्ट एकदम उत्तर में है, जो अब एक हेरिटेज होटल है। अच्छा, होटल बन गया है वो। और नेचुरल लवर्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाटरफॉल्स। बिल्कुल, गोवा का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट के जंगलों से ढका है। यहाँ कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे बड़ा है और इसी के अंदर भारत के सबसे ऊंचे और खूबसूरत झरनों में से एक दूध सागर फॉल्स स्थित है। दूध सागर, वो ट्रेन से दिखता है ना? अद्भुत नजारा है। हाँ, लगभग 310 मीटर्स ऊंचा है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा है, लेकिन इसमें एक चिड़ियाघर और बोटैनिकल गार्डन भी है, जो परिवारों के लिए अच्छा है। चोराव द्वीप पर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। दक्षिण गोवा में कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और झरने दूध सागर के अलावा? हाँ, अरवलम फॉल्स और नेत्रावली फॉल्स भी देखने लायक हैं, खासकर मॉनसून के बाद जब पानी खूब होता है। और हाँ, गोवा में कई स्पाइस प्लांटेशंस भी हैं, जहाँ पर्यटक गाइडेड टूर ले सकते हैं। मसालों के बागान, वहाँ क्या होता है? वहाँ आप मसालों को उगते हुए देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और अक्सर
पारंपरिक गोवन खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षित लोग भी जरूरी हैं। एजुकेशन के मामले में तो गोवा काफी आगे है ही, जैसा हाई लिटरेसी रेट से पता चलता है। हाँ, गोवा में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। गोवा यूनिवर्सिटी मुख्य विश्वविद्यालय है। इसके अलावा NIT गोवा, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट GIM, बिट्स पिलानी का एक कैंपस, गोवा मेडिकल कॉलेज और गोवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। हाँ, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। राज्य सरकार शिक्षा पर काफी ध्यान देती है। साथ ही गोवा एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी हब भी बन रहा है। सरकार IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। IT पार्क्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs विकसित किए जा रहे हैं और एक अच्छा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी पनप रहा है। अच्छा, स्टार्टअप्स भी। हाँ, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे राज्य में काफी अच्छी है। पणजी स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा भी है, जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को बेहतर बनाने पर काम हो रहा है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है? गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक विकसित है। अब यहाँ 2 हवाई अड्डे हैं। दक्षिण गोवा में पुराना डाबोलिम एयरपोर्ट और उत्तर गोवा में नया मोपा एयरपोर्ट, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, मोपा तो अभी नया खुला है। इससे काफी फर्क पड़ा होगा। हाँ, इससे हवाई यातायात की क्षमता काफी बढ़ गई है। कोंकण रेलवे गोवा को मुंबई और मैंगलोर से जोड़ती है और राज्य के भीतर भी स्टेशनों का नेटवर्क है। सड़कों का जाल काफी घना और आमतौर पर अच्छी स्थिति में है, जिसमें नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज शामिल हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें वगैरह? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में राज्य सरकार की कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हैं, निजी बसें हैं, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और गोवा की खास मोटरसाइकिल टैक्सीज, जिन्हें पायलट्स कहा जाता है, वो भी चलती हैं। हाँ, पायलट्स। वो तो गोवा का ट्रेडमार्क जैसा है। बिल्कुल। मोर्मुगांव देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जो मुख्य रूप से माल ढुलाई मतलब कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है। पावर और वाटर सप्लाई आमतौर पर रिलायबल है, हालांकि बढ़ते पर्यटन से दबाव बढ़ता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। सरकारी गोवा मेडिकल कॉलेज के अलावा कई अच्छे निजी अस्पताल भी हैं। मेडिकल टूरिज्म की भी बात हो रही थी। हाँ, मेडिकल टूरिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब जरा गोवा के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे पर नजर डालते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ का? गोवा में भी भारत के अन्य राज्यों की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख। गोवा की विधानसभा में 40 सदस्य होते हैं, MLAs। लोकसभा में गोवा की 2 सीटें हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। और राज्यसभा में? राज्यसभा में 1 सीट है। प्रशासनिक रूप से गोवा को 2 जिलों में बांटा गया है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। पणजी और मडगांव इनके मुख्यालय हैं। इन 2 जिलों में कुल 12 तालुका हैं। और यहाँ की राजनीति में क्या खास बातें हैं? कौन से मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं? गोवा की राजनीति की खासियत ये रही है कि 1987 में राज्य बनने के बाद से यहाँ अक्सर गठबंधन सरकारें बनी है। अच्छा, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट्स। हाँ, और राजनीतिक अस्थिरता भी काफी देखने को मिली है। दल बदल भी एक मुद्दा रहा है। प्रमुख राजनीतिक दलों में बीजेपी, कांग्रेस, MGP जो गोवा की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है, और गोवा फॉरवर्ड पार्टी GFP शामिल हैं। मुद्दे क्या रहते हैं मुख्य? राजनीति में अक्सर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, जैसे माइनिंग को फिर से शुरू करने या न करने का संवेदनशील मुद्दा, पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ महादेई नदी के पानी के बंटवारे का विवाद। हाँ, वो महादेवी वाला मसला तो काफी गरमाया रहता है। बिल्कुल। फिर तटीय इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके पर्यावरणीय प्रभाव के बीच संतुलन और गोवा की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने जैसे मुद्दे भी अहम हैं। आपने गोवा की विशिष्ट पहचान की बात की। कुछ ऐसी बातें हैं जो गोवा को वाकई यूनिक बनाती हैं, जैसे वो सुसेगाड वाली बात अक्सर सुनने को मिलती है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, सुसेगाद एक कोंकणी शब्द है जिसका कोई सीधा एक शब्द अनुवाद मुश्किल है। ये असल में एक गोवन फिलॉसफी या जीवन जीने का नजरिया है। फिलॉसफी? कैसी फिलॉसफी? एक रिलैक्स्ड, लेड बैक, संतुष्ट जीवन शैली। इसका मतलब आलस नहीं, बल्कि जिंदगी की आपाधापी और मटीरियलिज्म से परे जीवन की गुणवत्ता, सुकून और छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना है। ये गोवा की धीमी रफ्तार और मिलनसार संस्कृति में महसूस होता है। अच्छा, मतलब
टेक इट इजी वाला एटीट्यूड। हाँ, कुछ वैसा ही। इसी से जुड़ा है दोपहर में आराम करने का सिएस्टा कल्चर, जो पुर्तगाली प्रभाव है। हालांकि आजकल शहरी जीवन में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक और बहुत ही यूनिक बात है गोवा का लीगल सिस्टम, जो बाकी भारत से अलग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बिल्कुल सही है और शायद गोवा की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। गोवा में आज भी 1867 का पोर्चुगीज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। 1867 का मतलब वो आजादी के बाद भी चलता रहा। हाँ, इसका मतलब ये है कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू होता है। जबकि बाकी भारत में पर्सनल लॉज अलग-अलग हैं। हाँ, भारत के बाकी हिस्सों में ये कानून अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग होते हैं। इस कोड में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और पति पत्नी के बीच संपत्ति में समान हिस्सेदारी जैसे प्रगतिशील प्रावधान शामिल हैं। ये तो काफी प्रोग्रेसिव लगता है। हाँ, ये गोवा को कानूनी रूप से भी बाकी भारत से अलग करता है। इसके अलावा जमीन के मालिकाने का एक बहुत पुराना सामुदायिक सिस्टम कम्युनिडैड भी गोवा में मौजूद है। कम्युनिडैड जी, ये क्या है? इसमें गांव की कुछ जमीन पर पूरे समुदाय का सामूहिक अधिकार होता है। ये भी पुर्तगाली काल से चला आ रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुसेगार्ड फिलॉसफी, बरोक आर्किटेक्चर का कॉन्सेंट्रेशन, कार्निवल जैसा फेस्टिवल, फैनी जैसा यूनिक ड्रिंक, गोवा ट्रांस म्यूजिक का जन्म स्थान, ये सब मिलके गोवा को एक खास पहचान देते हैं। और गोवा ने भारत को कई क्षेत्रों में प्रतिभाशाली लोग भी दिए हैं। हाँ, गोवा ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता सेनानियों में डॉक्टर टीबी कुन्ना का नाम प्रमुख है, जिन्हें फादर ऑफ गोवन नेशनलिज्म कहा जाता है। राजनीति में स्वर्गीय मनोहर पारीकर का नाम कौन नहीं जानता। हाँ, पारीकर जी तो बहुत लोकप्रिय थे, रक्षा मंत्री भी रहे। बिल्कुल। साहित्य के क्षेत्र में दामोदर माउजो को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जी। संगीत की दुनिया में महान गायिकाएं लता मंगेशकर और आशा भोसले की जड़ें गोवा से हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर गोवा के मंगेशी गांव से थे। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, पॉप संगीत में रीमो फर्नांडिस एक बड़ा नाम है। ओके। फुटबॉल गोवा में बहुत लोकप्रिय है और ब्रूनो काउटिन्यो और ब्रह्मानंद संखवालकर जैसे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। और पाक कला में शेफ फ्लॉयड कार्डोज जैसे लोगों ने, जिनकी जड़ें गोवा से थीं, गोवन और भारतीय खाने को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इतने सारे पॉजिटिव्स के बावजूद गोवा के सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। सब कुछ एकदम परफेक्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। गोवा कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन्वायरमेंटल कंसर्न शायद सबसे बड़ी चिंताएं हैं। माइनिंग का दुष्प्रभाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बढ़ते पर्यटन और निर्माण के कारण समुद्र तटों का कटाव, मतलब बीच इरोजन, बढ़ रहा है। हाँ, ये तो सुना है। कई बीचेस छोटे हो रहे हैं। बिल्कुल। वेस्ट मैनेजमेंट, खासकर टूरिस्ट सीजन के दौरान, एक बड़ी समस्या बन जाती है। पानी के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था का पर्यटन पर अत्यधिक निर्भर होना भी एक जोखिम है, जैसा कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा। हाँ, जब टूरिज्म एकदम बंद हो गया था। और शायद सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती है बढ़ते कमर्शलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के दबाव के बीच अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी, अपनी विरासत और उस सुसेगार्ड जीवन शैली को कैसे बचाए रखा जाए। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें और संभावनाएं भी तो होंगी। गोवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? जरूर, भविष्य के लिए काफी संभावनाएं हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म पर अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना, ताकि पर्यटन का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचे और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो। मतलब टूरिज्म को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश। हाँ, अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने के प्रयास हो रहे हैं, खासकर आईटी, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करके। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी ग्रोथ की संभावना है। मेडिकल टूरिज्म एक पोटेंशियल एरिया है। नया मोपा एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और पर्यटन दोनों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर गोवा अपनी समृद्ध विरासत को सहेजते हुए आधुनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि गोवा सिर्फ बीचेस, पार्टियों और मौज मस्ती से कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी है।
ये इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता का एक जटिल, समृद्ध और अक्सर विरोधाभासी मिश्रण है। एक छोटा सा राज्य, पर भारत की विविधता में इसका रंग और इसकी पहचान बहुत खास है। एकदम सही कहा। और यहीं पर शायद वो विचारणीय प्रश्न उठता है जो गोवा के भविष्य के लिए सबसे अहम है। जैसे जैसे गोवा और विकसित हो रहा है, दुनिया से और गहराई से जुड़ रहा है, क्या वो अपनी उस अनोखी सुसंगत पहचान, उस सांस्कृतिक संतुलन और उस खास पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रख पाएगा, या फिर विकास की रफ्तार और बाहरी प्रभावों के दबाव में वो अपनी आत्मा, अपना वो खास चरित्र खो देगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, और ये एक चुनौती है जिसका सामना गोवा को आने वाले समय में करना है। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय हिंद।